तो इस वीडियो में हम लोग आरएल डीसी सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है करंट ग्रोथ। तो देखिए ज़रा इसको समझते हैं, रीटेक लेते हैं इस टॉपिक का जल्दी से। देखिए इस सर्किट में जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही क्या होगा, करंट आना शुरू होगा। लेकिन इनिशियली करंट तो जीरो होगा ना, शुरुआत में जैसे ही आपने क्लोज किया होगा जस्ट नाउ, तो मैं कह सकता हूँ जब t इज इक्वल टू जीरो होगा उस समय करंट आना ही शुरू हो गया, यानी इनिशियली करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर देंगे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बैटरी क्या करेगी, इस पूरे सर्किट में एक फिक्स करंट सेट कर लेगी और उस स्टेट को अपन स्टेडी स्टेट कहते हैं। यानी एक ऐसा टाइम आएगा जब इसमें पीक करंट यानी जो मैक्सिमम करंट चल सकता है वो करंट सेट हो जाएगा इस सर्किट में। और उस टाइम को अपन दिखाते कैसे हैं, इन्फिनिटी से दिखाते हैं। और इस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट सर्किट ने क्या कर लिए, अचीव कर लिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर को आपने रेजिस्टर के थ्रू बैटरी से चार्ज कर रहे थे जब आप, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट था कि इस पर क्या कर रहा था, धीरे धीरे चार्ज ग्रो कर रहा था। ठीक है, और एक पीक वैल्यू तक पहुँच रहा था, तो उसको अपन स्टेडी स्टेट कहते थे। तो यहाँ पर भी स्टेडी स्टेट में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, इसके मिड ऑफ द कहीं स्टेट होगी। मिड ऑफ द स्टेट की बात अपन क्या करते हैं कि ना इनिशियल स्टेज है ना फाइनल स्टेज है, कहीं मिड ऑफ द स्टेट है। यानी एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि पहले करंट जीरो था और बढ़ते बढ़ते 10 एम्पियर हो गया, तो अचानक तो हुआ नहीं होगा, बीच में टाइम लगा होगा कुछ ना कुछ, है ना, जहाँ ये करंट ग्रो कर रहा होगा, ग्रोथ हो रही होगी इसकी। तो अगर मैं उस ग्रोथ के टाइम की बात करूँ तो उस समय मान लो कहीं पर इस पर करंट है आई, यानी करंट अभी आई नॉट भी नहीं हुआ और जीरो भी नहीं है, बढ़ रहा है। ठीक है, एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूँ, यानी मिड ऑफ टाइम है, जो t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच का कोई टाइम है। तो अगर अपन उस टाइम की बात करें तो उस समय करंट ग्रो कर रहा है। और हम जानते हैं कि हमारा बेसिक क्या है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंडक्टर के थ्रू अगर कोई करंट हमारा ग्रोथ करता हुआ गया तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा सर सेल्फ इंडक्टेंस का। किसका आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस में अपन क्या पढ़ते हैं कि करंट अपने जो कॉइल है, अपने अंदर जो करंट ग्रो कर रहा है उसका क्या करना शुरू कर देगा, अपोज करना शुरू कर देगा। यानी अपोजिट ईएमएफ, बैक ईएमएफ डेवलप करेगा और इसका अपोज करेगा। तो बैक ईएमएफ डेवलप करने का मतलब ये एक उल्टी बैटरी की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, और उस ईएमएफ होगा उस बैटरी का LdI/dt। ठीक है, ये अपन फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये जो इंडक्टर है ये चेंजिंग करंट का अपोज करेगा और एक अपोजिट बैटरी की तरह काम करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर एक बैटरी से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू है ईएमएफ की E। ठीक है, अगर रजिस्टर में ऐसे करंट जा रहा है तो आप साइन लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग इसमें किरचॉफ लॉ का यूज़ कर सकते हैं। तो साइन लगा लीजिए आप इसमें, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो आप देखो ज़रा, ये सिंपल सा आपके लिए एक सर्किट बन गया और आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करते हुए आएँ। तो जब बैटरी के थ्रू चलेंगे तो माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस और फिर प्लस से माइनस, और घूमते हुए सर्किट में क्लोज हो गए। तो यहाँ पर अगर आप किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ उसको, प्लस V माइनस IR माइनस का E इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ से ऐसे मैंने घूम के किरचॉफ लॉ लगाया है। इसको थोड़ा और सही से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, V माइनस IR यहीं रहने देते हैं और E की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से E की वैल्यू लिख देते हैं। तो E की वैल्यू क्या है, LdI/dt, उसको उधर जाके लिख दिया। हमें करंट वर्सेस टाइम का फंक्शन चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट की हमारी ग्रोथ हो रही है। करंट बढ़ते बढ़ते स्टेडी स्टेट की तरफ अचीव कर रहा है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, L यहीं रहने देते हैं, DI यहीं रहने देते हैं, और इधर I का जो भी टर्म है, जो भी फंक्शन, उसको एक तरफ ले आते हैं। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और dt को इधर लिखा जा सकता है। इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर I तक। इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये लॉग के टर्म में सॉल्व होगा जाके, क्योंकि 1/x dx log x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में। और फिर लॉग हटाएंगे तो e की पावर में इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। जब आप इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है, उस समय जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा जाके, फाइनल में एक्सप्रेशन पे आ रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट अगर उस एक्सप्रेशन की बात करूँ तो एक्सप्रेशन बनेगा I इज इक्वल टू I नॉट मतलब पीक वैल्यू 1 माइनस E की पावर माइनस T/टाउ। ये फार्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टाउ हम दिखा रहे हैं, है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ऐसा ही इक्वेशन आपने देखा था जब आप कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ रहे थे और आरसी सर्किट आपने पढ़ा था।
तो वहाँ पर जो टाउ लिखा था वो RC के बराबर लिखा था। यहाँ पर जो टाउ होता है उसकी वैल्यू आती है L/R के बराबर, ठीक है। ये वैसा ही टाइम कांस्टेंट है, इसका भी यूनिट सेकेंड होगा, है ना। तो ये अपना एक्सप्रेशन बनेगा। ये जो फार्मूला आप लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ऐसा ही सिमिलर फार्मूला आपने RC सर्किट में भी पढ़ा था, बट वो चार्ज के लिए था और ये करंट के लिए, ठीक है। वहाँ चार्ज धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, यहाँ करंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो होप सो आपको बात समझ आ रही होगी कि ये फार्मूले पर ही आपको अल्टीमेटली पहुँचना है। आप चाहें तो ये टर्मोलॉजी स्किप करके आप डायरेक्टली ग्रोथ में ये फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। अब जरा इस पर थोड़ी और बातें करते हैं। ये टाइम कांस्टेंट क्या है ना, कैसे अपन इसके बारे में देखेंगे। तो किसी भी सर्किट में आपको जो सेल्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाएगी उसका जो आप रेशियो लेंगे उसको अपन बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में अपन देखते हैं। इस इक्वेशन में अगर आप t = 0 डाल दें, इस इक्वेशन में आप अगर t = 0 वैल्यू डाल दें तो आपको जो करंट मिलने वाला है वो करंट की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। कैसे 0 मिलने वाली है, यहाँ पर t = 0 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, e⁻0 बनेगा, और e⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड 1 विल बी कैंसिल आउट। तो करंट की वैल्यू उस टाइम पर क्या मिल जाने वाली, 0 मिल जाने वाली। इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्किट में, ठीक है, जैसे मान लो मैंने R लगाया, इंडक्टर लगाया, ठीक है, और बैटरी लगा के इसको कनेक्ट करके सर्किट को हमने जोड़ दिया। तो किसी भी सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द करंट एट t = 0, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर करंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्योंकि 0 आने वाले का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर ने हाईली अपोज किया और करंट चलने नहीं दिया। यानी आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि अगर t = 0 बोले तो आप इंडक्टर को सीधा रिप्लेस कर देंगे किससे, एक डिसकनेक्टेड वायर से, ठीक है, इसको आप ऐसे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर आपसे t = इन्फिनिटी की बात करें, यानी स्टेडी स्टेट जब अचीव हो गई है, मैक्सिमम करंट सेट हो चुका है, तो मैक्सिमम करंट सेट हो जाने के बाद में फिर तो ये अपोज करेगा नहीं, क्योंकि ये केवल चेंज का अपोज करता है। तो जब इसने फिक्स करंट सेट कर लिया होगा तब चेंज नहीं हो रहा तो ये किसी भी तरीके का कोई अपोजिशन करेगा नहीं। तो ये कनेक्टिंग वायर से आप इसको रिप्लेस कर देंगे। यानी इस इंडक्टर को आप सीधा सीधा किससे रिप्लेस करने वाले हैं, एक कनेक्टिंग वायर से आप इसको रिप्लेस करने वाले हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने कैपेसिटर में भी करा था, उसको कभी डिसकनेक्टेड सर्किट से और कभी कनेक्टिंग वायर से आप रिप्लेस करते थे। याद है, वहाँ जब t इन्फिनिटी था तो डिसकनेक्टेड सर्किट बनाते थे, जब t 0 था तो कनेक्टिंग वायर बनाते थे। ये उसका जस्ट रिवर्स्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है। होप सो आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें t = 0 या t = इन्फिनिटी, यानी स्टेडी स्टेट में अगर आपसे करंट पूछे तो तुरंत इंडक्टर को मिटाना, कनेक्टिंग वायर बनाना और सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह सॉल्व करना। जैसे आपने RC सर्किट में क्वेश्चंस किए थे वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी सिमिलर आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे करंट बढ़ेगा और अपनी एक पीक वैल्यू को अचीव कर लेगा। तो मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊँ तो ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा कि धीरे धीरे अपने आप को क्या कर, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा और धीरे धीरे इंक्रीज करते करते एक वैल्यू को फिक्स अचीव कर लेगा और वो अपनी वैल्यू क्या होगी, I0 होगी, ठीक है। वो वैल्यू अपनी क्या होने वाली है, I0 होने वाली है। और हम यहाँ पर भी ऐसे कह सकते हैं कि जब टाइम की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होगी, यानी L/R के बराबर हो जाएगी, ऐसा कोई टाइम, मान लो आपने कोई सर्किट में L की वैल्यू दे दी 10 और R की वैल्यू दे दी आपने 5, तो जब टाइम अपना 2 सेकेंड गुजरेगा उस समय पता करंट कितना होगा। जरा इस एक्सप्रेशन में ये टाइम की वैल्यू डालेंगे, जब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसके जगह क्या लिखने वाले हैं, टाउ लिखने वाले हैं। तो टाउ खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा, e⁻⁻1, e⁻⁻1 को लिख सकते हैं 1/e और e की वैल्यू रखेंगे 2.7। पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो i के एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी 0.63 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। यानी मैं कह सकता हूँ टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस समय करंट अपने पीक वैल्यू का कितना हो जाता है, 0.63, या मैं कह सकता हूँ 63% ग्रो कर जाता है। ऐसा ही सिमिलर डाटा कैपेसिटर में भी था, शायद आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं टाइम कांस्टेंट को दिखा सकता हूँ कि टाइम कांस्टेंट टाउ के बराबर जब वैल्यू होगी तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू होगी 0.63 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आप डाटा याद रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम लोग इसके डीके के बारे में बात करने वाले हैं।